सभी गुरुजनों को नमस्कार है। पिछले कुछ दिन मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ी व्यस्तता रहती है, आपको पता ही है। लेकिन फिर आप लोगों के लगातार फ़ोन आने लग जाते हैं, जिससे एक बात तो ये समझ में आती है कि सभी लोगों ने मेरे कंटेंट को पसंद किया है। तो इसलिए ये मेरी मौलिक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि मैं आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से वीडियो लाता रहूं। और इसके अतिरिक्त जो है आप लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो इससे इस बात की भी खुशी है कि आप लोग अब पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं, सीरियस लेने लगे हैं इसको। क्योंकि शुरू में मैंने देखा था बहुत सारे लोगों की शंकाएं कुछ इस तरीके की थी कि ये एग्ज़ाम होना है या ये पोस्टपोन हो जाएगा या ये रद्द तो नहीं हो जाता। मगर अब देखिए, अब ये लगभग 29 सितंबर इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और 150 दिन हमारे पास शेष हैं। तो 5 महीने का पूरा गेम है। आप लोगों को काफ़ी अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 बड़े पेपर इसमें हैं। और क्योंकि इसने एक ही दिन होना है, तो अब ये बात भी ख़त्म हो गई कि प्री मेंस जैसा कोई हिसाब किताब है। एक दिन का मतलब होता है 2 पालियाँ। 2 पालियों में ये आपका पेपर 2 घंटे और 3 घंटे के अंदर टोटल मिला करके इसने निपट जाना है। तो अब आप लोगों की तैयारियों पर डिपेंड करता है कि हमारे को कैसे प्रधानाचार्य मिलेंगे। लेकिन अब मैं निश्चित हो चुका हूँ कि हमारे जितने भी प्रधानाचार्य इस बार आएंगे, आयोग को मिलेंगे, सरकार को मिलेंगे, वो सारे के सारे बहुत हाईली मोटिवेटेड रहेंंगे। और आज जो है मैं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग है, पहली यूनिट का माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 वाला, उसके बारे में थोड़ी आपके साथ चर्चा करूँगा। और चर्चा की जो पाठ्य सामग्री है ये आपको मैंने अपनी स्क्रीन में दिखाई। ये आज सुबह ही मुझे किसी ने ये PDF भेजी है। कोई ये SS स्टडी पॉइंट हैं जो कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के लिए ये बता रहे हैं, इनके पास पाठ्य सामग्री भी है। तो इनसे मुझे प्राप्त हुई है और इसलिए मैंने सोचा कि इसके ही ऊपर एक्सप्लेनेशंस मैं बना दूं। हालांकि इन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं और ये कुछ इस तरीके की PDF बनाई गई है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने ब्लर कर दी हैं। कुछ ही क्वेश्चन ये देखने लायक इन्होंने रखे हैं। पर बहरहाल मैं आपको जब ये टॉपिक समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपकी जानकारी इसमें बढ़ जाएगी। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न में ये कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा का गठन कब किया गया, है ना। माध्यमिक शिक्षा का गठन नहीं, माध्यमिक शिक्षा आयोग होना चाहिए था इसमें। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये बात जो इसकी होती है, इसका आंसर आता है जी 23 सितंबर 1952। जो D नंबर पे इन्होंने टिक भी किया हुआ है, 23 सितंबर 1952 में इस माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग कहते हैं। तो इस मुदालियर आयोग का भी गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1952 में, ठीक है ना। और एक और बात है इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि इसी को क्या कहते हैं, शिक्षकों का बाइबल भी कहते हैं। किसको, इस मुदालियर आयोग को या माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहते हैं। इसका मतलब ये इतनी एलोबरेटेड रिपोर्ट थी कि इसमें क्या किया, लगभग सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई। और पहली बात ये भी है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद आई हुई रिपोर्ट थी। तो कुछ यूँ मान सकते हैं कि शुरुआती कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्टों में से, इससे पहले 1947-48 में ताराचंद की रिपोर्ट आई थी। तो इस तरीके की छोटी मोटी रिपोर्ट तो आई थी, मगर ये एक बड़े लेवल की जो आयोग बना था उसकी सिफारिशें जो हैं ये मान सकते हैं कि पहली बार हमारे पास आई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें आप और देखें तो ये इसमें क्या है कि 15 चैप्टर हैं टोटल, जो ये इन्होंने आयोग ने सिफारिशें भेजी हैं। ये लगभग 250 पेज का एक डॉसियर है, जिसमें 15 क्या हैं, चैप्टर हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि 1953 में जो है ना, 29 अगस्त 1953 में जो है ये सरकार को इन्होंने रिपोर्ट सौंप भी दी थी। आयोग तो बना था कब, 23 सितंबर 1952 में, जो ये D आंसर है। जबकि आप 29 अगस्त 1953 में जो है सरकार को इन्होंने रिपोर्ट भेज भी दी थी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। सारी बातें आप ध्यान रखना और नोट डाउन करते रहना। आप पे 2 तरीके हैं, या तो आप मेरी सारी बातों को नोट डाउन कीजिए, या दूसरा तरीका है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं, ठीक है ना। सुन लीजिए। अब क्योंकि ये आयोग है, इस आयोग में क्या है, कुछ सदस्य भी रहे होंगे। तो सदस्य थे टोटल इसमें 10 सदस्य थे। तो ये एक 10 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष का क्या नाम था, इसके अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। क्या नाम था, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर क्या हो गए, इसके अध्यक्ष हो गए। और उन्हीं के नाम पर फिर ये क्या पड़ गया, मुदालियर आयोग। जैसे हम पढ़ते ना, हंटर आयोग आया है ना, ये क्रिस्प मिशन आया, तो किसके कारण पड़ता है, वो जो उसके चेयरमैन थे उस कमेटी के, है ना। तो इस
कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। एक इंपॉर्टेंट नाम ये है, और एक इंपॉर्टेंट नाम साथ साथ आपको और याद रखना है, डॉक्टर A.N. बासु। ये डॉक्टर A.N. बासु जो थे ये थे सचिव इस समिति के। 10 सदस्यीय समिति में आपके अध्यक्ष मैंने बता दिया डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, और डॉक्टर A.N. बासु क्या थे इसके, वो थे इसके सचिव, ठीक है ना। इसके अलावा इसको बनाया किसके हिसाब से, तो इससे पहले क्या होता था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक होता था, मतलब केंद्रीय लेवल पे एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता था, उसकी संस्तुति के बाद इसको बनाया गया। और इस समय ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि इस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के शिक्षा मंत्री थे इस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारत के शिक्षा मंत्री थे, ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, और इस समय जिस परिस्थिति की बात हम कर रहे हैं ये इस समय क्या है, हमारे तात्कालिक जो है शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। अब इसमें दूसरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन तो नहीं है, पर चौथे नंबर का क्वेश्चन में आइए आप। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम को कितने वर्षों में बांटा, मतलब ये माध्यमिक जो हमारे जो ये सेकेंडरी एजुकेशन में जो टीचर अपॉइंट होंगे उनको कितने साल का प्रशिक्षण होना चाहिए, इसके लिए आंसर आता है एक साल का। मतलब जैसे अभी हमने देखा ना बीएड कैसे चलता था, 1 वर्ष का चलता था, तो 1 वर्ष का जो ये बीएड की संस्तुति थी ये किसने की, ये इसी आयोग ने की, इसने बताया। अब आजकल आप देखते हैं कि बीएड कितने साल का हो गया, 2 वर्ष का, है ना, या फिर डीएलएड हो गया 2 वर्ष का। तो ये जो डीएलएड 2 वर्ष का हुआ, तो ये वाला तो किसके लिए है, ये है प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण, है ना। और प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण तो इन्होंने भी 2 वर्ष का बोला था, लेकिन माध्यमिक अध्यापक के लिए जो प्रशिक्षण था वो इन्होंने 1 वर्ष का बोला था। ये दोनों ही पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना, तो आप इन दोनों को ही ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों में शामिल नहीं था, मतलब वो कोई एक बिंदु इन चारों में से जो शामिल नहीं था वो ढूंढना है। तो अब आप देखिए क्या क्या इन्होंने इसमें बिंदु लिखे हुए हैं। एक तो ये क्या कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में ये सुझाव था कि केंद्र और अधिक मदद करे, मतलब है ना, केंद्र को और अधिक आर्थिक सहायता देना, तो क्या ये सुझाव था, तो ये एक ठीक ठाक सी बात लग रही है। आप अपनी मतलब जनरल नॉलेज से सोचिए कि केंद्र ज़्यादा मदद करे मतलब शिक्षा के लिए, तो ये एक सुझाव हो सकता है, एक अच्छी बात है। विद्यालय द्वारा खरीदी गई वस्तु को कर से मुक्त रखना, ये भी एक ठीक बात है। मतलब अगर विद्यालय में संसाधन जुटाने की बात आए और ऊपर से उस पर कर भी लगेगा तो विद्यालय उसको कैसे वहन करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा लचीला बनाने के लिए निवेदन किया गया होगा, ये भी ठीक है। तीसरी बात है राज्यों द्वारा जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना। अब ये जो बिंदु है इसमें इन्होंने टिक लगा रखा है, और ये कंफ्यूजिंग बड़ा अच्छा बिंदु डाला है इन्होंने, क्योंकि 6% शिक्षा पर खर्च करना भी सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये इस वाले आयोग के सुझाव में शामिल नहीं था। ये किस में था, ये अभी जो हमारी NEP 2020 आई है ना, उसमें इसको क्या कहा हुआ है, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और डी लेवल पे क्या, डी इसका ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, विद्यालय को दिए जाने वाले दान को कर मुक्त करना, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके भी सुझाव को इन्होंने ही दिया था कि विद्यालय को अगर कोई दान में जमीन देना चाह रहा है या पैसा देना चाह रहा है तो आप उससे ऊपर से कर मुक्त करें, मतलब उस चीज़ को, ताकि डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतलब हो सके, है ना। और एक और चीज़ थी, इन्होंने आयोग ने एक और बात कही थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डाला जाना चाहिए था यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी बने, ठीक है ना। पहले तो क्या था, अभी हमने पढ़ा कि केंद्र, अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक था जिसने कि इसकी सिफारिश की मुदालियर आयोग की, मगर इस मुदालियर आयोग ने राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाने की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा राज्य के स्तर पे भी गंभीरता से शिक्षा को लेने के लिए की ज़रूरत है, जिसके लिए एक पूरी कमेटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी संस्तुति जो है यहाँ से आई है। 8वें नंबर का प्रश्न आप इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालयों को किस में बदलने का सुझाव दिया, ठीक है ना, किस में बदलने का, तो मतलब विद्यालय कैसे हो, ये क्या चाह रहे हैं। तो अब इसके भी ऑप्शन रीड आउट कीजिए। तो एक तो ये कह रहा है आवासीय विद्यालय हो जाएं, प्रशिक्षण संस्था हो जाएं, आध्यात्मिक केंद्र हो जाएं, या बहुउद्देशीय विद्यालय हो जाएं। तो अब आप देखिए, आप अगर सामान्य तौर पे भी सोचिए तो क्या कोई आयोग ऐसा बोल सकता है कि जो भी विद्यालय आज से वो आवासीय हो जाएं, या केवल प्रशिक्षण संस्थान ही रह जाएं, या केवल आध्यात्मिक केंद्र बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या कहा होगा, विद्यालय कैसे हो जाएं, बहुउद्देशीय विद्यालय हो जाएं। बहुउद्देशीय विद्यालय का क्या मतलब हुआ, उससे केवल और केवल क्या नहीं निकले, पास होकर ही ना निकले, बहुत सारे अनेकों कामों के लिए लोग निकलें। इसका मतलब क्या होता है कि आप स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बनाइए। आप सीधी बात समझिए, ये चाह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बने। इसके अलावा विषय भी अलग अलग हों, ऐसा ना हो कि एक विद्यालय जो है केवल गणित ही पढ़ाता हो,
एक विद्यालय कोई गर्ल्स ही गर्ल्स को पढ़ाता हो, यहाँ ये भी ध्यान रखना, कोएड एजुकेशन भी इन्होंने बोला था, यहाँ पे ये छूट रही होंगे बिंदु, तो आप इनको लिखते जाएं। कोएड एजुकेशन की बात भी सर्वप्रथम जो है इसी आयोग ने कही थी। तो इस आयोग ने एक ब्रॉड माइंडसेट देने की कोशिश की थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारी बाइबल है शिक्षकों के लिए, ठीक है ना। तो 8वें नंबर के प्रश्न को भी आप ज़्यादा गंभीरता से दीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा था। अगर यही प्रश्न होता तो इसमें से पहले 3 बिंदु तो देखिए हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते, क्योंकि हम विद्यालय को केवल किसी सीमित चीज़ में नहीं रखना चाह रहे, ठीक है ना। देखिए बाद में तो कॉलेजेस हो सकते हैं कि केवल फार्मेसी का कॉलेज हो या केवल इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, पर स्कूल लेवल पर इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता है ना। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 जो दे रखे हैं, ये कह रहा है कि अध्यापकों को अधिक रूप से प्रबल बनाने हेतु क्या सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब है कि अध्यापकों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि भाई वो अपने घर की ही चिंता करता रहेगा तो आपके काम कैसे करेगा या अपनी ड्यूटीज़ को कैसे वहन करेगा, है ना। पहले हमें पता है कि अध्यापक वर्ग के कितने बुरे हाल थे, हम अपने पिताजी लोगों से या उनसे भी ऊपर लोगों से सुनते हैं, 150-150, 200-200 रुपये में जिन्होंने नौकरी की हुई, नौकरी क्या की हुई उसे कह सकते हैं कि मजदूरी की हुई, पूरे महीने जा करके जिन्हें 150-150, 200-200 रुपये, 300-300 रुपये मिलते थे, ठीक है ना। तो टीचर कोई बनना नहीं चाहता था अपनी मर्जी से, वो तो ये है कि कोई किसी के दिमाग में ऐसे पागलपन रहता था कि नहीं मैं सबको, समाज को जागृत करूंगा, तो वहाँ शिक्षक बनने हैं। जबकि आज अगर हम देखते हैं तो शिक्षकों का समाज में काफ़ी सम्मान इस कारण भी है कि वो दे आर वेल पेड, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या सुझाव दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने भी यही सुझाव दिए थे कि भाई लोगों को पहले उस शिक्षक को स्ट्रांग तो बनाओ, तब तो जाके वो आपके बच्चों को स्ट्रांग बनाएगा। तो इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया था, 3P का सुझाव दिया था। क्या? 3P का सुझाव। 3P में क्या बोलता है ये? पेंशन, पॉलिसी और प्रोविडेंट फंड। पेंशन, पॉलिसी और प्रोविडेंट फंड। तो नीचे के B, C और D ऑप्शन जो हैं ये तो इसने दिए थे, लेकिन क्या बोल रहा है ये आयोग द्वारा दिया गया था। अच्छा, अध्यापकों को अधिक रूप से प्रबल बनाने हैं तो क्या सुझाव दिए थे, तो क्या सुझाव दिए थे नहीं, क्या सुझाव नहीं दिए थे आना चाहिए था 9th नंबर पे। तो कौन सा नहीं दिया था? आवासीय सुविधा का। ये वाला सुझाव जो है इसका क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि है, मुझे लगता है इसमें नहीं जरूर होना चाहिए था कि क्या सुझाव नहीं दिया था, क्योंकि ये 3 सुझाव जो मैंने अभी आपको बोले तो ये 3 सुझाव तो इन्होंने दिए थे। तो 9th नंबर के क्वेश्चन में आप थोड़ा मेरे ख्याल से इसको करेक्शन को आप अपने दिमाग में बैठाइए। 11वें नंबर का प्रश्न देखिए। 11वें नंबर में क्या कह रहा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने विषयों में कंपार्टमेंट का प्रावधान दिया था? कितने विषय में इन्होंने क्या कहा था कि कंपार्टमेंट। अब आजकल हम देखते हैं CBSE में 5 में मतलब टोटल 6 विषय होंगे, और अगर कोई 5 विषय में पास है तो वो क्या होता है? पास माना जाता है, ठीक है ना। और एक और विषय में फेल है तो क्या होता है? उसको एक सब्जेक्ट में और क्या कंपार्टमेंट देने का प्रोविज़न है, पर वो 2 सब्जेक्ट में फेल और है तो उसका मतलब वो फेल है, फिर उसको एयर बैक आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, माध्यमिक शिक्षा ने भी क्या कहा था कि एक सब्जेक्ट में कोई फेल हो रहा है तो उसको एक बार इम्प्रूवमेंट का टाइम देंगे हम लोग, फेल नहीं होने देंगे, मतलब फेल होने को कम करने के लिए। अब तो क्या हो गया कि फेल नहीं होने देना है बिल्कुल ना, लेकिन पहले फेल होना इतना बुरा अभिशाप नहीं माना जाता था। पहले फेल होने को एक बराबर तराजू पे तोलते थे कि भाई अभी इसको और ज़रूरत है पढ़ने की, है ना। तो 11वें नंबर को हम क्या कहें? केवल एक सब्जेक्ट में ही क्या है? कंपार्टमेंट देने का ऑप्शन था 11वें नंबर पे। अब इसके बाद 12वां नहीं, 13वां नंबर का प्रश्न है इनका कि माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। क्या चीज़ शामिल नहीं थी? ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि क्या सामान्य विज्ञान, मतलब विज्ञान क्या था? तो विज्ञान तो बहुत आवश्यक है, विज्ञान को तो पहले से भी डाला गया था, तो इसमें विज्ञान तो था ही। SUPW, अब ये क्या है? SUPW पूरा नाम है इसका सोशली यूजफुल प्रोडक्शन वर्क, ठीक है ना। सोशली यूजफुल प्रोडक्शन वर्क ये भी एक विषय था, ठीक है ना। मैंने वही कहा जो आपको अभी, स्किल डेवलपमेंट। सोशली यूजफुल मतलब स्किल्स कुछ होनी चाहिए, ये तो इन्होंने मतलब अपने सुझाव में डाला था। और गणित भी इन्होंने डाला था, गणित भी पहले से ही चलता आ रहा था, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि कंप्यूटर क्या है हमें पता है। कंप्यूटर के बारे में बात कैसे करते? कंप्यूटर तो एक नई एजुकेशन थी जो बाद में आने वाली थी, अभी थोड़ी आई थी। अभी तक तो कुछ कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी लोगों को, मगर कंप्यूटर बाद में आया था। और हम जानते हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे का मतलब पहले हायर एजुकेशन में कंप्यूटर हुआ है, फिर नीचे आया है। पहले कंप्यूटर का मतलब क्या होता था? जो मतलब 12th करने के बाद कोई सोचेगा तो कंप्यूटर में ट्रेनिंग मिलेगी उसको, ठीक है ना। और हमें पता है इसके बारे में 1963 में IIT कानपुर पहला भारत में संस्थान था जिसमें कि BSc कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स शुरू हुआ था,
ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और है इसमें इंपॉर्टेंट, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान जैसा एक विषय मतलब जो होना चाहिए, ये इसकी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस पाई। आज हम गृह विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर वो गृह विज्ञान इससे पहले नहीं होती थी, इस मुदालियर आयोग से पहले। तो ये प्रस्ताव रखने वाला आयोग भी सबसे पहले मुदालियर आयोग ही था। इसको आप जरूर डाल देंगे। और गृह विज्ञान सचमुच में एक बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञान है। बच्चे की देखरेख कैसे करनी है, परिवार का प्रबंधन कैसे करना है ना, स्वस्थ रहने के तरीके, स्वच्छ रहने के तरीके, ये सारी चीज़ें गृह विज्ञान में। और जब मैंने बच्चों को, सौभाग्य से मुझे मौका मिला बच्चों को 4-5 दिन पढ़ाने का गृह विज्ञान, कोई टीचर नहीं थे, तो मैंने पाया कि सचमुच में ये एक बहुत एलोबरेटेड साइंस है। मैं केमिस्ट्री का जरूर टीचर हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ कम केमिस्ट्री नहीं है। ये भी आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और इनकी केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर्स के साथ डील करने के मौके देता है। तो ये अच्छा सब्जेक्ट था, ये बहुत इसका मतलब प्रभाव आगे आने वाले समाज में पड़ा होगा, मेरी उम्मीद है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16वें नंबर का प्रश्न जो है, ये कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो कब सौंपी ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, 29 अगस्त 1953 में इन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 15 चैप्टर थे, 250 पन्ने की ये रिपोर्ट थी इनकी, ठीक है जी। तो ये इन्होंने सौंपी। और 17वें नंबर का प्रश्न है इनका, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण को कितने वर्षों में बांटा। तो कितने सालों में बांटा ये भी मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण जो होगा वो 2 वर्ष का होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी बीएड और डीएलएड 2-2 वर्ष के चलते हैं, उसी तरीके से इन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये इतना होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इन्होंने इतने ही प्रश्न इसके लिए विजिबल किए हुए हैं। तो ये प्रश्न इन्होंने जो बताए हैं, और कुछ प्रश्न मैंने भी आपको अभी बता दिए हैं, तो आप इनको देखेंगे तो लगभग संपूर्ण कोर्स इसका, हालांकि मैं इसका पूरा एक इलेबोरेटेड वीडियोस भी बना करके डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट आए जाने वाले क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ रहा है कि मैं अगर अपनी तरफ से इसमें बताता हूं कि एक ये भी पूछा जाता है कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्षों में बांटा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस आयोग ने क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए। तो इसने क्या कहा था, 7 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, 5वीं तक प्राथमिक होता है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसको माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं ना। तो इसने क्या कहा था, 7 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। हम भी 7 वर्षों की करते हैं, लेकिन इसके और हमारे वाले में क्या अंतर है, इसने कहा था 5 से 7 वर्ष तक, मतलब जो 3 वर्ष हैं, इस 7 वर्षों में जो पहले 3 वर्ष हैं जो 5, 6 और 7 के हैं, तो 5th, 6th और 7th क्लासेस जो हैं उसको माध्यमिक का नाम दिया था इन्होंने, ठीक है ना, माध्यमिक कक्षाएं या माध्यमिक स्तर बोला था उसको। और 8, 9, 10 और 11 ये जो 4 वर्ष हैं इसको उच्च माध्यमिक बोला था इन्होंने, ठीक है ना। तो 7 वर्ष इन्होंने भी बोले थे, मगर इनके 5 से शुरू हो रहे थे, 5th से शुरू हो रहे थे। तो 5th, 6th, 7th ये तो 5 तो इनके क्या थे, ये तो 5 तो इनके माध्यमिक स्तर था। और उसके बाद क्या है, 8, 9, 10, 11 ये 4 वर्ष इसके क्या थे, उच्च माध्यमिक स्तर थे। कुल मिलाकर के कक्षा 5 से लेकर कक्षा 11वीं तक के क्या होना था, 7 वर्ष इनके माध्यमिक शिक्षा के होने थे। अब 12वीं कहाँ जाएगी अगर ऐसा होगा, तो 12वीं के लिए इन्होंने एक अलग से सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि 12वीं को डिग्री कॉलेजेस में मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा तो आप लोग हकबक रह जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी अपने उसमें, आप इसको भी डाल देंगे। और एक और बिंदु मुझे ध्यान आ रहा है, इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने कार्य दिवस होने चाहिए, मतलब हमारे स्कूलों में कितने कार्य दिवस होने चाहिए। तो ये क्या बोला था इन्होंने कि 200 दिन होने चाहिए। ये कार्य दिवस क्या बता रहे थे कि 200 दिन मतलब टोटल हमारे यहाँ पढ़ाई के जरूर होने चाहिए, और जिनमें से सप्ताह जो होता है, 1 वीक का लोड 35 घंटे के लगभग का, मतलब कम भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा और बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो 35 घंटे तक का क्या होता है, टीचिंग लोड होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या है सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। और इसके बाद जब हमें पता है कोठारी आयोग 64-66 का जो आया था, है ना, इसे तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, उसे शिक्षा आयोग कहते हैं। तो उसमें इसके भी बाद मतलब वो इसका क्या कहते हैं, वो इसका अपग्रेडेशन था, और वो भी एक बहुत अच्छा डोजर है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट किसी समय वीडियोस आपको भेजूंगा। धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए और इस बार के एग्ज़ाम के लिए तैयारी टाइट रखें। धन्यवाद।